Hello everyone, welcome to daily answer writing discussion lecture. This is day 2 for paper 2 part B, that is social issues and health related issues. Topics for day 2 were malnutrition and related efforts by governments. इसके बाद जो सेकंड टॉपिक था that was इम्यूनोलॉजी के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज, नए इनोवेशंस क्या हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक्सपेक्ट जो हमको इसमें कवर करने हैं इस टॉपिक में. साथ ही साथ इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से रिलेटेड क्या चीजें क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर किया है. क्वेश्चन पेपर का एक ब्रीफ लुकआउट आप देख सकते हैं आपकी वर्चुअल स्क्रीन पे. फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पेपर. हम उसको डिस्कस करने में हमारा टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे. लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन पार्ट. फर्स्ट द 3 मार्कर इज स्टंटिंग एंड वेस्टिंग. अकॉर्डिंग टू WHO हमको स्टंटिंग की डेफिनेशन लिखनी है और दूसरे डेटाज लिखने हैं. तो 3 कॉलम की मैंने टेबल बनाई है. स्टंटिंग एक तरफ लिखेंगे वेस्टिंग और एक तरफ लिखेंगे बेसिस. बेसिस सबसे पहला मीनिंग है. तो स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, है ना. अगर बच्चे बोना रह जाए, है ना, उसकी एज बढ़े लेकिन हाइट ना बढ़े, दैट इज नोन एज स्टंटिंग. वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट टू हाइट रेशियो. अगर इंसान का वेट कम है, उसकी हाइट के हिसाब से हाइट ज्यादा है लेकिन वेट बहुत कम है, दैट इज नोन एज वेस्टिंग. मतलब दुबलापन आप बोल सकते हैं आम भाषा में. तो ये मतलब है, आम मतलब है जो कि WHO के द्वारा परिभाषित किया गया है. कॉजेस क्या है? लॉन्ग टर्म इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन इंटेक एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, है ना. लगातार अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो या फिर लगातार बहुत समय तक उसको इनसफिशिएंट न्यूट्रिशियस डाइट मिले, मतलब पोषण का अभाव रहे, तो स्टंटिंग हो सकती है या फिर बोनापन हो सकता है. इसके बाद वेस्टिंग का क्या कारण है? अक्यूट सिग्निफिकेंट फूड शॉर्टेज ना हो, या फिर कोई डिसीज से प्रोन हो, बच्चा बचपन से ही बीमारी ग्रस्त हो, या फिर उसके पास अभी भी मतलब बचपन से ही अक्यूट शॉर्टेज हो, बहुत ही कम फूड उसको मिल पा रहा हो, बहुत ही कम पोषण मिल पा रहा हो, तो दुबलापन या फिर वेस्टिंग उसको हो सकता है ना. दोनों के कारण लगभग सेम है, इसलिए हमको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं. चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस नहीं पूछा है, खाली आपको स्टंटिंग और वेस्टिंग पूछा है. तीसरे पॉइंट में आप डेटा देंगे. डेटा में आप इंडिया लेवल का डेटा देंगे और एमपी लेवल का डेटा देंगे. 38% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया एंड 42% ऑफ इन एमपी आर स्टंटेड. डेटा का सोर्स लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, जो मैंने यहां पर शायद मेंशन नहीं किया या फिर स्टेटस के साथ मेंशन किया हुआ है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से ये डेटा लिया हुआ है. इसके बाद वेस्टिंग का डेटा क्या है? 21% चिल्ड्रन इन इंडिया एंड 35% इन एमपी आर वेस्टेड. तो ये डेटा के साथ आप तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं. इसके बाद एक और पॉइंट यहां पे डाल सकते हैं, बोथ आर इंडिकेटर्स ऑफ माल नरिशमेंट. माल न्यूट्रिशन के या फिर कुपोषण के दोनों ही सूचक के तौर पर काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है लालिमा अभियान, लालिमा कैंपेन. क्या लालिमा कैंपेन है? लालिमा कैंपेन इज द कैंपेन लॉन्च्ड बाय एमपी गवर्नमेंट ऑन 1 November 2016 with provisions for free of cost availability of iron folic acid tablets at आंगनवाड़ी हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस. आंगनवाड़ी केंद्र में, हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में और दूसरे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएगी गवर्नमेंट. क्या अवेलेबल करवाएगी? आयरन फोलिक एसिड के कैप्सूल्स, जिसके माध्यम से क्या होगा? एनीमिया कम होगा, जो कि हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है ना. पहले पॉइंट में हमने दो चीजें कवर करी कि क्या प्रोविजन है इस पर्टिकुलर स्कीम का, और सेकंड जो है इसकी लॉन्च डेट क्या है, और तीसरी चीज बोले तो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया. इसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने क्या कवर किया है? एम इज एनीमिया एंड एनीमिया या एनीमिया फ्री एमपी. एनीमिया फ्री एमपी को हमको यहाँ पर एम के तौर पे स्टैब्लिश किया हुआ है लालिमा अभियान के अंतर्गत. तीसरा है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, 52.5% वुमेन एंड 25.5% मेन आर एनीमिक इन एमपी. डेटा दिया है यहाँ पर कि कितने परसेंट एनीमिया इंडिया में है, जिसको खत्म करने के लिए स्कीम लाई है. क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के जस्ट बाद ही लालिमा अभियान लेके आया गया था. 2015-16 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया था, उसी के जो डेटाज है उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये कैंपेन लॉन्च की गई थी, ताकि पुरुषों में और महिलाओं में जो एनीमिया का प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए. आयरन फोलिक एसिड की कैप्सूल क्या करेगी? एनीमिया बेसिकली होता है क्यों? हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से. और हीमोग्लोबिन इस वजह से कम होता है ब्लड के अंदर अगर आयरन की कमी हो तो, क्योंकि आयरन के मॉलिक्यूल के आसपास की वजह से ही हीमोग्लोबिन का ब्लड में निर्माण होता है. तो कुल मिलाकर अगर हम समझे तो आयरन फोलिक एसिड कैप्सूल की वजह से हीमोग्लोबिन ब्लड में बढ़ेगा, और एनीमिया की जो संभावनाएं जो रहती हैं, दैट वो संभावनाएं एनीमिया का जो हमारे यहाँ जो फैलाव है वो बढ़ेगा, है ना. एनीमिया का जो स्टेटस है वो कम होगा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं.
नेक्स्ट इज तीसरा जो 3 मार्कर दैट इज फूड फोर्टिफिकेशन, है ना। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? देखिए आम भाषा में अगर समझे तो जो हम हमारी नेचुरल डाइट लेते हैं, रेगुलर जो डाइट लेते हैं, उसी डाइट के अंदर अगर हम कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दें, है ना, या मिनरल्स ऐड कर दें, जैसे विटामिन ऐड कर दिया या फिर उसको कुछ मिनरल्स उसमें रिच कर दिए, मैग्नीशियम कैल्शियम उसको रिच बना दिया, तो दैट इज नोन एज फूड फोर्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आयोडाइज नमक का एडवर्टीजमेंट आप सभी लोगों ने देखा होगा, है ना। घेंगा रोग से लड़ने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाइए। बहुत समय तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको टेलीविजन चैनल्स पर पब्लिश किया है, क्योंकि हमारे यहाँ गोइटर की समस्या, घेंगा रोग की समस्या बहुत थी। तो ये आयोडाइज सॉल्ट किस चीज का एग्जाम्पल है? फोर्टिफाइड फूड का। कॉमन सॉल्ट के अंदर थोड़ा सा मात्रा में आपको आयोडीन दे दिया, उस आयोडीन की मात्रा, थोड़ी सी मात्रा की वजह से लोगों का गोइटर की जो समस्या थी, घेंगा रोग की जो समस्या थी, वो खत्म हो गई। साथ ही साथ बोनविटा आप एक एग्जांपल के तौर पर दे सकते हैं। आपका जो स्टेपल डाइट है मिल्क के अंदर आप बोनविटा मिलाइए, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स आपके ऐड अप हो जाएंगे। इसके बाद विटामिन डी के कैप्सूल जो आजकल सप्लीमेंट्स आते हैं, जो कि दूध के साथ ऐड किए जाते हैं, नेचुरल तरीके से भी उगाया जाता है, जैसे जीन ऑगमेंटेशन या जीन मॉडिफिकेशन की तरीके से भी, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भी जो है हम बहुत सारी ऐसी चीजें उगाते हैं, जैसे गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का रिच सोर्स के तौर पर देखा जाता है, वो भी फूड फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। तो पहले में हम लिखेंगे क्या फूड फोर्टिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, सेकंड में हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं फोर्टिफाइड फूड के, तीसरे में हम लिखेंगे क्या बेनिफिट्स है ना। बेनिफिट्स में आप दिखेंगे कि माल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करने में, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कॉम्बैट करने में फूड फोर्टिफिकेशन एक मतलब उपयोगी साबित हो सकता है। चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे करंट का डेटा एक मेरे को मिला है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पीडीएस, है ना। तो जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सामूहिक जो पब्लिक को क्या बोलते हैं, जन मतलब जो भी आप पीडीएस सिस्टम को बोलते हैं, तो पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत गोल्डन राइस, जो राइस को फोर्टिफाई करके डिस्ट्रीब्यूट कराने का एक पायलट प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ये भी फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ रेडी टू ईट फूड जो आते हैं, जिसके लिए लास्ट गवर्नमेंट ने मेनका गांधी जो महिला बाल विकास मंत्री रही थी, उस समय पर उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की थी कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो हम फूड सप्लाई करते हैं वो रेडी टू ईट फूड हो, जिसके अंदर हम कुछ न्यूट्रिशन ऑलरेडी फोर्टिफाई करके या फिर एड ऑन करके दे सकें। तो ये भी एक एग्जांपल के तौर पे आप साइट यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है? सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे नेशन वाइड इनिशिएटिव टू वैक्सीनेट ऑल अनवैक्सीनेटेड पार्शियली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। भारत में एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चालू किया गया था। इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एम था कि सभी लोगों तक इम्यूनाइजेशन की पहुंच, या सभी लोगों तक इम्यूनो वैक्सीनेशन की पहुंच हो सके। इसी प्रोग्राम को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष लेकर आया गया था, जिसके माध्यम से, है ना, नेशन वाइड हम क्या करेंगे, अनवैक्सीनेटेड या पार्शियली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, है ना, वैक्सीन डोजेस लगाएंगे। कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2014 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे के तौर पे मनाते हैं, इसलिए उसी दिन पे इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज टारगेट क्या था इसका? टारगेट इज फुल इम्यूनाइजेशन टू 90% चिल्ड्रंस। सभी लगभग 90% बच्चों को कंप्लीट इम्यूनाइजेशन दिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कवर करेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन, कौन कौन सी डिसीजेस की वैक्सीन इसमें कवर्ड है। ट्यूबरक्लोसिस, है ना, उसके बाद मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस, व्होपिंग कफ, है ना, अलग अलग तरह की बीमारी हम कवर करते हैं इसमें, वो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज इट वाज रीलॉन्च्ड एज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष इन 2017-18। साइमल्टेनियसली मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी अभी लॉन्च किया है 2020 में। तो ये सब चीजें आप यहां पर लिख सकते हैं। आखिरी के जो 2-3 पॉइंट्स हैं उनको इंटरचेंज करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप खाली 3 पॉइंट देने, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो आप इसमें से एक आध पॉइंट मतलब 4 पॉइंट भी इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। ज्यादा पॉइंट बल्कि मत बनाइए, क्योंकि 3 मार्कर है। मैंने पॉइंट स्पीडर पॉइंट्स के लिए ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ताकि आप अगर रिप्लेस भी करना चाहें किसी पॉइंट को तो वहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दस्तक अभियान। व्हाट इज दस्तक अभियान? Innovative strategy to provide doorstep health and nutrition services to under 5 children in the state of MP, है ना। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश के राज्य के अंदर, है ना, डोर स्टेप मतलब कि घर घर जाकर के, है ना, क्या क्या प्रोवाइड करना। एक तो स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा पोषण रिलेटेड संबंधित सेवाएं जो है अंडर 5 मतलब कि 5 साल से कम के बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश सरकार का,
है ना। तो ये पहले क्या है दस्तक अभियान वो लिखेंगे, कब लॉन्च हुआ था, कब पहला फेज इसका चालू हुआ था। पहला फेज था नवंबर 2016, सेकेंड फेज इसका चालू हुआ दिसंबर टू जनवरी 2019 में, है ना, कंप्लीट हो चुका है। एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं इस पर्टिकुलर अभियान के अंतर्गत, पहली चीज तो स्क्रीनिंग करते हैं, है ना। सेकंड, एक्टिव केस फाइंडिंग, किन किन चीजों की, माल नरिश पर्सन, सीवियरली माल नरिश बच्चों की, है ना, मतलब जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं उनको स्क्रीन और उनके केसेस जो है उनको फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद न्यूमोनिया, है ना, एनीमिक, जो अगर कोई पर्सन है जिसमें एनीमिया पाया गया हो, या फिर कोई अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन है जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ, अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उनको फाइंड आउट करना, उनकी स्क्रीनिंग करना। और खास बात इसमें जो इसकी स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी क्या है कि इसमें कोई भी अलग से मैन पावर यूज नहीं होता। आईसीडीएस जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो हमने गठन किया, उसी कार्यकर्ता का इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हमने जो कैडर्स बनाए हैं, एएनएम और आशा कार्यकर्ता, इन्हीं कार्यकर्ताओं की मदद से जो है ये पर्टिकुलर स्कीम का संचालन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है। मतलब कोई एक्स्ट्रा वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुल मिलाकर के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटलाइज करके एक्टिव केस फाइंडिंग करना है, और रेगुलर डे टू डे बेसिस पे, या फिर हम बोल सकते हैं लाइव बेसिस पे, है ना, लाइव रिकॉर्डिंग करके, है ना, यहाँ पर हम दस्तक अभियान के माध्यम से सारे के सारे कुपोषित बच्चों को, या फिर लगभग जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच सके उनको हम कुपोषण से, एनीमिया से और उन सब चीजों से फ्री करने की कोशिश इन माध्यम से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि एम क्या है, बेसिकली एम इज टू, जो यहाँ पर एड्रेस नहीं किया वो भी आप डाल सकते हैं, एम इज टू, है ना, क्योर माल न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड वैक्सीनेशन कवरेज इन इंडिया, या फिर एमपी के अंदर में वैक्सीनेशन और माल न्यूट्रिशन और एनीमिया का जो परसेंटेजेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, और वैक्सीनेशन के परसेंटेज उसको बढ़ाने के लिए, ये आप यहां पर दे सकते हैं। इवन, है ना, नेक्स्ट 3 मार्कर है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। क्या है, एक इंडिजिनियसली डेवलप, मतलब भारत के अंदर ही डेवलप्ड एक टेक्नोलॉजी है। क्या करती है, डिजिटाइज करती है, मतलब कि जो वैक्सीन का स्टॉक आपके पास अवेलेबल है उसको डिजिटल माध्यम पे अपलोड करके अपने पास स्टोर करके रखती है ना, थ्रू अ मोबाइल फोन स्मार्टफोन एप्लीकेशन। साथ ही साथ ये जो कोल्ड चेन, देखो वैक्सीन को कोल्ड मतलब ठंडे में रखना पड़ता है ताकि वैक्सीन का प्रभाव बना रहे, क्योंकि वैक्सीन अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगी, जो हमारा रूम टेम्परेचर है, तो खराब हो जाएगी, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए वैक्सीन को कोल्ड चेन के अंदर रखना पड़ता है। तो कोल्ड चेन को मॉनिटर करने के लिए और साथ ही साथ उसके स्टॉक को मॉनिटर करने के लिए एक स्मार्ट एप्लीकेशन जो है इवन के तौर पर हमने डेवलप की है। इंडिजिनियसली डेवलप्ड, ये आपको लिखना जरूरी है। इसके बाद लॉन्च कब हुई, लॉन्च इन 2015। किस चीज को सपोर्ट करती है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो भारत सरकार चलाती है उसको सपोर्ट करने के लिए काम करती है। क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहला तो वैक्सीन डिलीवरी को सिंप्लीफाई किया गया। पहले जो डिलीवरी सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स था उसको इवन के माध्यम से सिंप्लीफाई किया गया। सेकंड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो वैक्सीन पहले परचेज की गई है उसी को पहले इस्तेमाल किया जा सके। नहीं तो क्या होता है कि कुछ वैक्सीन पहले परचेज कर ली, उसके बाद फिर बाद में और वैक्सीन परचेज कर ली, बाद वाली वैक्सीन तो यूज हो गई लेकिन पहले वाली एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई। तो एक्सपायरीज बंद होगी, तो थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो पाएगा। इसके बाद सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टॉकिंग, ज्यादा स्टॉक करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और साथ ही साथ अंडर स्टॉकिंग या फिर स्टॉकिंग आउट ना, वैक्सीन का खत्म हो जाना, जो इसको हम बोलते हैं स्टॉक आउट हो जाना, उसके जैसी समस्या भी इस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम के माध्यम से सॉल्व की जा सकेगी। इसके बाद नेक्स्ट है जीन ऑगमेंटेशन। जीन ऑगमेंटेशन क्या है, जीन ऑगमेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन पे है, तो आप इसको साइंस के लिए भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पे मान सकते हैं, है ना। क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिंग अप अ हेल्दी जीन इन द प्लेस ऑफ डिफेक्टिव और मिसिंग जीन विदाउट रिमूविंग द डिफेक्टिव जीन इज कॉल्ड जीन ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का कुल मिलाकर शाब्दिक अर्थ जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज एडिशन, है ना। और जीन ऑगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, एक हेल्दी जीन को, है ना, या तो एक डिफेक्टिव जीन की जगह पर ऐड किया जाए, या फिर एक मिसिंग जीन है ही नहीं किसी के सेल में, तो उस पर्टिकुलर अवस्था में एक हेल्दी जीन वहां पर प्लेस किया जाए, है ना, जिसको बोलते हैं जीन ऑगमेंटेशन। लेकिन इस ऑगमेंटेशन के प्रोसेस में कहीं पर भी ये नहीं है कि आपको पुराना जीन जो वहां पर है उसको हटाना पड़े, उसकी जगह पर नहीं। रिप्लेसमेंट और ऑगमेंटेशन में यही अंतर है, रिप्लेसमेंट में हम पुराना जीन हटाते भी हैं, लेकिन ऑगमेंटेशन में हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी के पड़ोस में दूसरा जीन, स्वस्थ जीन हमने लगा दिया। डायग्राम आपको सेकंड पॉइंट में देना है ना, डायग्राम बेसिकली आपको वर्चुअल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तीसरा पॉइंट आप क्या देंगे, जीन ऑगमेंटेशन के बेनिफिट्स क्या है। जीन ऑगमेंटेशन जो है जेनेटिकली लिंक्ड जो डिसीजेस हैं, है ना, जेनेटिक डिसीजेस है, उनको क्योर करने के लिए यूज हो सकता है। 3 मार्कर, मिड डे मील स्कीम। क्या है मिड डे मील स्कीम, सबसे पहले लिखेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कीम है,
जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक टाइम का खाना जो है स्कूल के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। किनको प्रोवाइड किया जाता है? प्राइमरी स्कूल्स अप टू 8 स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस फूड रहता है, न्यूट्रिशियस मील टू अप टू 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, है ना, एक टाइम का। तो ये आपको लिखना है कि क्या स्कीम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन से रिलेटेड कि एनरोलमेंट और अटेंडेंस जो है बच्चों की बढ़ाना, रिटेंशन बढ़ाना, है ना। पहले एब्सेंटिज्म जो होता था उसको कम करना और साथ ही साथ रिटेंशन बढ़ाना, बच्चों का अटेंडेंस बढ़ाना, और रिड्यूस क्या करना है, माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने के लिए न्यूट्रिशियस फूड देके बच्चों को पोषण जो है वो बढ़ाना और उनके अंदर जो माल न्यूट्रिशन की समस्याएं हो सकती हैं उसको कम करना। तो ये मेजरली 2 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के। तीसरा क्या लिखेंगे पॉइंट, लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 1995, है ना, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके से आप 3 पॉइंट इसमें बना सकते हैं। चौथे पॉइंट के तौर पर क्या क्या दिया जाता है वो भी आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो। अगर आपको डेप्थ में लिखना है कि दाल दी जाती है, हरी सब्जियां दी जाती है ना, वो सब चीजें भी आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं अगर चाहे तो, चौथे पॉइंट पर। 9th क्या है, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी एक इंसान की ऐसी प्रतिरोधक क्षमता है, डिसीज प्रतिरोधक क्षमता है जो कि उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हो, है ना, मतलब कहीं से अडेप्ट नहीं की गई हो, ऑलरेडी प्रेजेंट हो। जनरली ये डिसीज स्पेसिफिक नहीं होती है, जनरल इम्यूनिटी होती है। जनरल इम्यूनिटी का मतलब है हर एक डिसीज से फाइट करने के लिए, कोई एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए नहीं होती कि जैसे कोविड-19 है खाली कोविड-19 के लिए। जनरल एबिलिटी टू फाइट डिसीजेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी। जनरली ये ट्रांसफर होती है ना, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, है ना, हेरिडिटरी होती है मतलब जनरली ये आप लिख सकते हैं एक पॉइंट के अंदर। इसके बाद लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि आपने अभी दी और थोड़े समय के बाद वो इम्यूनिटी खत्म हो, जैसे गोलियों के माध्यम से या दवाई गोलियों के माध्यम से जो इम्यूनिटी आपको दी जाती है वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रहती है कि थोड़े समय तक आप इम्यून रहेंगे और डिसीज के उसके बाद वापस से हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी है, और ये जो इनेट इम्यूनिटी दैट इज लॉन्ग टर्म, और साथ ही साथ ये रैपिड रिस्पॉन्स करती है। रैपिड रिस्पॉन्स मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है इम्यूनिटी, जबकि दूसरी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी जो जिसको हम बोलते हैं वो बहुत स्लो रिस्पॉन्सिव इम्यूनिटी के तौर पर काम करती है। तो इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स हमारे पास है, उसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो 3 मार्कर है दैट इज स्वच्छ भारत अभियान एंड हेल्थ। देखो जब भी 2 क्वेश्चन के बीच में एंड लगा हो इसका मतलब है कि हमको उसके दोनों क्वेश्चन को जब आंसर करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि दोनों शब्दों के बीच में एक संबंध को हमको स्थापित करना है आंसर के अंदर, है ना। भले ही हम इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग समझा दें और फिर उसके बाद में संबंध स्थापित करें। तो स्वच्छ भारत अभियान क्या है? स्वच्छ भारत अभियान जो है नेशन वाइड क्लीनलीनेस ड्राइव है, जिसको कि 2 अक्टूबर 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, जिसका टारगेट क्या था? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद सेकंड टारगेट के हम तौर पर लिख सकते हैं कि ओपन डेफिकेशन को कम करना, ओडीएफ फ्री बनाना और क्लीनलीनेस इन सिटीज एंड विलेजेस को इंश्योर करना। तो ये 2-3 चीजें आप स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताएंगे। सेकंड में आप सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट जो भी आपका है उसमें आप क्या लिखेंगे? प्रिवेंट वेरियस कम्युनिकेबल डिसीज एंड पोल्यूशन रिलेटेड डिसीजेस लाइक मलेरिया, डायरिया, ऐसी डिसीजेस को कम करने के लिए आपके वातावरण को स्वच्छ बनाएगा, जिसके माध्यम से पोल्यूशन बेस्ड डिसीजेस जो होती थी, है ना, डायरिया जैसी डिसीजेस वो कम होगी। साथ ही साथ कम्युनिकेबल डिसीजेस सच एज मलेरिया जो कम्युनिकेट हो सकती है इंसेक्ट बाइट की वजह से, तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है ना, क्योंकि वातावरण स्वच्छ हो चुका है, स्वच्छ मतलब जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं वो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जो है वो कम होगी, है ना। कम्युनिकेबल डिसीजेस की जगह अच्छा शब्द मेरे हिसाब से होगा वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, क्योंकि वेक्टर्स ही खत्म हो जाएंगे, है ना। एयर बॉर्न डिसीज है तो एयर पोल्यूशन नहीं रहेगा, तो एयर मतलब एयर बॉर्न डिसीज नहीं हो पाएगी, एयर एज ए वेक्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाटर बॉर्न डिसीज है तो वाटर अगर स्वच्छ रहेगा तो वाटर बॉर्न डिसीजेस नहीं होगी। तो ये स्वच्छ भारत अभियान की वजह से हेल्थ के स्टेटस काफी ज्यादा इंप्रूव हुए, खासकर मलेरिया डायरिया के केसेस बहुत कम हुए हैं, है ना। ये चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान को हमने आखिरी पॉइंट में थोड़ा सा एस्टैब्लिश के बीच में जो संबंध है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश हमने आखिरी पॉइंट में की। That's all for 3 markers and today's discussion for this lecture, this particular paper. 6 markers और 15 markers के डिस्कशन के लिए आप पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जब भी अपलोड उसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे बेल आइकन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे और जो सीरियस एमपीपीएससी कैंडिडेट्स हैं उन तक हम हमारी पहुंच को बढ़ा सके, पहुंचा सके। Till then, stay home, stay safe, study online.